सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखने वाले हैं मेटलोबोरेन्स स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ आपको लिखना है ये यहाँ पे हम देख लेते हैं और समझते हुए जाते हैं। ठीक है, यह क्या है, एक हेट्रोबोरेन का ही एक क्लास होता है। हेट्रोबोरेन कहने का मतलब क्या है कि बोरेन में कोई जो हेट्रो एटम है वो आके जुड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेटलोबोरेन जो होता है उसमें क्या होता है, जनरली मेटल और बोरेन में बॉन्डिंग होती है, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। मेटल टू बोरान में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। अब इसमें मेनली क्या क्या मिलेंगे आपको, मेटल्स मिलेंगे कोई सा भी, है ना, जैसे ट्रांजिशन मेटल, बोरान और हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, क्लस्टर होता है। ये सब उसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें नोबल बॉन्डिंग स्कीम होती है। नोबल बॉन्डिंग स्कीम क्या होता है, ये एक तरह का बॉन्डिंग स्कीम होता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास हाई बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, जनरली ट्रांजिशन मेटल के बोरेन के साथ में बोरोन्स के साथ में कंपाउंड जो होता है एज ए हाइड्रोजन कैरियर की तरह कार्य करता है, जो कि लगभग 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तक कैरी कर सकता है या बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसकी एवरेज बॉन्डिंग एनर्जी जो होती है वो 30 किलो जूल तक होती है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये जो 30 किलो जूल है, इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बंधा होगा, वो ना तो बहुत कमज़ोर होगा और ना ही बहुत ही स्ट्रांगली बंधा होगा। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्स। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाइड्रोजन कैरियर भी कहा। ठीक, अब मेटलोबोरेन में जो बोरान का केज होता है उसमें एक या दो या फिर उससे अधिक ट्रांजिशन मेटल जुड़े हो सकते हैं। और ये जुड़ना कैसे हो सकता है, या तो कोवेलेंटली जुड़ा होगा या तो कोऑर्डिनेटली जुड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और वो बोरान के साथ में क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो वो क्या होगा, एक तरह का कॉम्प्लेक्स संरचना ही बनाएगा। ठीक है, चूँकि इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम मेटलोकार्बोरेन नहीं कहते हैं। मेटलोकार्बोरेन एक अलग क्लास हो जाता है। और लोअर बोरेन जो होता है वो मेटल्स के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लोअर बोरेन्स मतलब बोरेन के जो छोटे क्लास के जो कंपाउंड होंगे वो मेटल्स के प्रति ज़्यादा एफिनिटी दिखाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम सबसे पहले जो लोअर बोरेन मेटलोबोरेन होंगे उनको बना के देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि B2H6 डाइबोरेन है ना, लिथियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा 2 लिथियम हाइड्राइड है। तो यहाँ अगर सिंगल यूनिट देखें तो ये क्या हो जाएगा, BH3 हो जाएगा। ठीक है, BH3 का 2 यूनिट है, समझ लो इसको। ईथर में ये सारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, 2Li BH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया BH3 में और BH4 बनाया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे आगे। उसी तरह से सोडियम BH4 को अगर हम B2H6 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, B3H8 + H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, इसी तरह से B10H14 2 सोडियम मेटल के साथ में Na2 B10H14 ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या जुड़ा हुआ रिएक्शन देता है। अब सिंथेटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटलोबोरेन, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स मेटलोबोरेन नहीं था, है ना, ये नॉर्मली आयनिक कह सकते हो इसको, आयनिक कंपाउंड कह सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये आयंस के रूप में इजीली आपको सॉल्यूशन में मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसकी बात कर रहा था, कॉम्प्लेक्स जो बनाता है। ठीक है, इसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बोरेन का डीप्रोटोनेशन का किया जाता है। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन उसमें से बाहर निकालेंगे। जैसे कि BH3 है, उसमें से एक प्रोटॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BH2- हो जाएगा। प्रोटॉन निकल गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। ठीक है, और बोरेन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, बोरेन एनायन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें रिएजेंट जो यूज होते हैं वो लिथियम CH3Li एल्किल मेटल है ना, ब्यूटिल लिथियम MH, M क्या है, मेथिल है, H, और यहाँ पे क्या है TMND, M यहाँ पे मेटल है, मेटल के हाइड्राइड है। ठीक है, मेथिल नहीं है, ये मेटल के हाइड्राइड है। ठीक है, TMND ये एक बहुत अच्छा प्रोटॉन
को बाहर निकलवाने वाला क्या है, रिएजेंट है। टेट्रामेथिल, ये क्या है, नेप्थलीन 1,8 डाइएमीन, ठीक है, इसका कंप्लीट नाम होता है टेट्रामेथिल नेप्थलीन 1,8 डाइएमाइन, जिसे प्रोटॉन स्पॉन्ज भी कहा जाता है। प्रोटॉन को स्पॉन्ज करने वाला, कहने का मतलब ले लेने वाला भी कहा जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या मिल गया, हमको एनायन मिल गया। सेकेंड स्टेप में या तो मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे या फिर हम क्या कराएंगे, मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जिससे कि ये जो एनायन है वो क्या करे, लिगेंड के स्फीयर में एग्जिस्ट हो सके, लिगेंड के स्फीयर में एग्जिस्ट हो सके, किस रूप में, बोरॉन एनायन के रूप में, ठीक है। ये हम जो है सेकेंड स्टेप में कराते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के बगैर हमको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ये क्लस्टर ये अरेंजमेंट है, यहाँ पे B10H14 ये आपका रिएजेंट है TMND, और सिस PTCl2 PTMe2PH2 ये क्या है, एक लिगेंड है, क्लोरीन भी यहाँ पे लिगेंड है। यहाँ पे इस जो ये जो हमारा बोरेन है उससे हम क्या करेंगे, इस क्लोरीन को यहाँ से शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ से HCl जो है, 2 क्लोरीन है तो 2 HCl निकलेगा, ठीक है। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, eta4B10H13, एक हाइड्रोजन इसमें से कम हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 की संख्या में होगा, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दिखाएगा आपका किसका, इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर ईटा के रूप में। ईटा 4 है, मतलब 4 जगह से ये क्या क्या है, प्लेटिनम से जुड़ा हुआ है। अब देखो इतना जगह से जुड़ रहा है, इतना जगह जुड़ने के लिए इसके पास कैपेसिटी भी होना चाहिए, तो हम देखेंगे कैपेसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में, ठीक है। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट नंबर। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है B3H8 माइनस, यहाँ पे माइनस चार्ज हम एनायन को ही डायरेक्टली लिए हैं, और यहाँ पे NET3 ये क्या हो गया, एमीन है, एक ट्राईएथिल एमीन, ठीक है। सिस PTCl2PR32, बस यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, इसको चेंज कर दिया लिगेंड को, ठीक है। यहाँ पे जो जुड़ता है, इसका जुड़ाव जो होता है वो चूंकि 3 बोरॉन है तो तीनों बोरॉन से जुड़ता है। ईटा 3 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। B3H7PR3 ट्वाइस, ठीक है। ये इस तरह से कंपाउंड हमको मिलता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन ऑफ मेटल क्लस्टर इनटू बोरेन। बोरेन है, उसमें ऑक्सीडेटिव इंसर्शन कैसे होगा, यहाँ पे कोई मेटल आयन, देखो मेटल आयन के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वो भी किस तरह से होता है, यहाँ पे हमने लिया है KB5H8, ये B5H8 तो ऐसा ही रहेगा, K यहाँ से निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, KCl निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका जुड़ाव किस तरह से हुआ, कोबाल्ट के साथ में जो बोरेन था उसका 222 पोजीशन में क्या हो गया, कोबाल्ट जो है, मतलब ये भी 2 पोजीशन में है, ये भी 2 पोजीशन में है, इसका 2 मॉलिक्यूल है तो 2 पोजीशन में है, ठीक है। CO ये कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट नहीं है, ये क्या है, कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक है। इसको कोबाल्ट मत समझना। मेटल हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए, मेटल यहाँ पे है। CO कोबाल्ट भी होता है अगर यहाँ पे स्मॉल ऑक्सीजन रखते, ठीक है, तो ये सब आप जानते हो। तो ये 2 पोजीशन में जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, इरिडियम के साथ में, 2 इरिडियम है, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या हो गया है, 3rd, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं पार्शियल डाइग्रेडेशन ऑफ बोरेन एनायन मेटलोबोरेन इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा इस तरह से, ट्रांस COCl PPH3 ट्वाइस के साथ में अगर हम B10H10 माइनस का रिएक्शन कराते हैं तो आपको मेटल के साथ में जुड़ा हुआ जो बोरान एटम है उसका एक पूरा क्या बोलना चाहिए, ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें 4 से लेकर 10 बोरान एटम तक जुड़े होंगे। तो इसको हम सीधा सीधा कह देते हैं न्यूमेरस मेटलो बोरेन। देखो कई बार मेटलो में L छूट जा रहा है मेरे से, है ना, तो आप जो है डबल L यहाँ पे लगा लेना, मेटलो बोरेन। यहाँ 4 से 10 बोरान एटम आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है।
वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि लंबा ही है ये, है ना, हेडिंग ही वैसे ही है। तो अगला है डीप्रोटोनेशन फॉलोड बाई मेटलो एनायन। मेटलो एनायन का हम क्या कर देते हैं, डीप्रोटोनेशन करते हैं, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। B6H10 FeCO9 रूम टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाता है न्यू 5-6। ये न्यू क्या होता है, ब्रीजिंग को दिखाता है, ब्रीज को दिखाता है। 5 और 6 पोजीशन पे क्या करेगा, ब्रीज करेगा कौन, CO कर सकता है, कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कर सकता है, FeCO B6H10। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया। उसी तरह से हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ स्मॉल क्लस्टर फ्रॉम मोनोन्यूक्लियर यूनिट। जैसे ये क्या है, BH3 मोनोन्यूक्लियर यूनिट है, इसका रिएक्शन हम THF से करवा चुके हैं पहले ही। इसको अगर हम FeCO4 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो 98% यील्ड हमको क्या मिलता है, ये मिलता है न्यू FeCO4 B2H5। तो यहाँ पे क्या होगा, B2H5 एज ए ब्रिजिंग लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है, और ये क्या निकल गया आपका BH4, है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 है, तो 3 बोरान तो है यहाँ पे, और THF जो है अलग हो जाता है। अब देख लेते हैं जो चीज़ छूटा हुआ था पहले, है ना, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटलो बोरेन। तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को कैसे समझेंगे, देखो स्ट्रक्चर तो खैर बनेगा, पहले बॉन्डिंग समझ लेते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास में वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा होते हैं, डी ऑर्बिटल कितना होता है 5, N+D, मतलब जो आपका बाहरी सेल है उससे एक सेल बाहर डी ऑर्बिटल भी क्या रहता है, खाली रहता है। N+1 P और NS ऑर्बिटल होते हैं जो लगभग 1, 3 और 5, 9 ऑर्बिटल यहाँ पे आपको खाली मिल जाते हैं, ठीक है। अगर भरे हुए ऑर्बिटल को छोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे, जिससे क्या करेगा, ये नोवेल बॉन्डिंग स्कीम से बाइंड कर सकता है, मतलब बहुत अधिक बॉन्डिंग क्षमता इसकी होती है। यह कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही बना सकते हैं, इंटरेक्शन भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन नहीं दिखाएगा, इंटरेक्शन भी दिखा सकता है। अतः ये मेटल बोरेन के केज में आसानी से बाइंड कर जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ये तो था आपका बॉन्डिंग टेक्निक आगे भी आएगा। इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये 3 प्रकार का होगा, जैसे कि हम बोरेन के बारे में पढ़ा है, क्लोजो, निडो और एरेक्नो, है ना। हाइपोक्लेडो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको स्टडी कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर मेनली है। यहाँ पे क्लोजो जो होता है उसमें ऑल वर्टिक्स ऑक्यूपाइड बाय बोरॉन एंड मेटल, मतलब उसका जो वर्टिक्स होगा वो क्या होगा, बोरॉन या मेटल के साथ में पूरी तरह से भरा होगा, मतलब एक भी कोना यहाँ पे खाली नहीं है, ठीक है। अब नीडो में क्या होगा, एक वर्टिक्स वैकेंट, अगर एक वर्टिक्स को हम यहाँ पे खाली कर दें इससे बड़ी संरचना में, ये तो छोटा संरचना हो गया, है ना। मान के चलो हम एक ऐसा लाइन खींच दें इसमें इस तरह से, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है ही नहीं, यहाँ पे एटम है ही नहीं, एब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये नीडो संरचना हो जाएगा। एरेक्नो क्या होगा, 2 वर्टिक्स आर वैकेंट, 2 वर्टिक्स मान के चलो, इसको खाली कर दिए, इसको खाली कर दिए। देखते हैं स्ट्रक्चर अगर यहाँ आपको समझ में आएगा तो, ठीक है। अब जियोमेट्री की बात करते हैं। स्ट्रक्चर हमने देखा है ना, स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बना के बताया है कि क्लोजो, निडो, एरेक्नो होता क्या है, तो आप उस वीडियो में जाके देखेंगे। मैं यहाँ चूँकि टॉपिक बहुत लंबा हो जा रहा था इसलिए मैं यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। अब जियोमेट्री क्या होता है, या फिर आप गूगल में सर्च मार सकते हो क्लोजो स्ट्रक्चर, निडो स्ट्रक्चर, है ना, ईजी है। बोरान और मेटल की संख्या अगर 5, 6, 7, 8 होता है तो 5 होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ये सब आप जानते हो। 7 होगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा, उसी तरह से 8 होगा तो डो डेकाहेड्रॉन, मतलब 10 में से 2 क्या है, कम है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहाँ पे 8 वर्टिक्स मैंने आपको दिखाया है, 1, 2, 3, 4 और ऊपर 2 नीचे 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डोडेकाहेड्रॉन। और यहाँ पे कंप्लीट ये पूरा वर्टिक्स कॉम्पैक्ट है, मतलब ये क्या है, क्लोजो है। और जो डबल राउंड दिखाया है यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, ठीक है, मेटल हो सकते हैं, ठीक। उसी तरह से 9 में हम देख लेते हैं 4-4 ट्राइकैफेड ट्राइगोनल प्रिज्म, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। 4-4 ट्राइकैफेड कैसे होगा, और 10, 11, 12 इत्यादि और भी अपना स्ट्रक्चर देता है, उसका नाम मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, आप इतना तो कम से कम बताओ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये 3 क्या हो गया आपका मेटल आयन हो गया, तो बीच में यहाँ पे 2 बोरान, इधर 2 बोरान और इधर 2 बोरान,
इस मेटल को अगर हम देखें तो ये 4 बोरान से सेपरेट है, इसी तरह से ये भी क्या है 4 बोरान से सेपरेट है। अगर इसकी बात करें तो ये भी 1 2 3 4 बोरान से सेपरेट है। तो ये क्या है 4 ट्राई कैप्ड है। ट्राइगोनल प्रिज्म मतलब प्रिज्म के समान है ना, ये प्रिज्म के समान है। तो ये क्या हो गया ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टेक्स 9, ये भी क्या हो गया क्लोजो स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अगर नंबरिंग करेंगे तो हम या तो ऊपर से करेंगे या नीचे से करेंगे। अगर मेटल आयन नीचे में है तो यहाँ पे 1 नंबर 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 इस तरह से नंबरिंग करते हैं। 6 7 8 और ये ऊपर में 9 आएगा, ठीक है। तो मेटल वास्तव में अपने 3 ऑर्बिटल को यूज करता है। 3 ऑर्बिटल मतलब 3 तरह के ऑर्बिटल को, s p और d ऑर्बिटल को अपने नेबरिंग ग्रुप के साथ में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अपने पड़ोसी समूह के साथ में ज्वाइन करने के लिए क्या करता है s p और d ऑर्बिटल को इंक्लूड करता है। इसका संरचना BnHn2- के आइसोइलेक्ट्रिक होता है। 2- मतलब यहाँ पे जितना बोरान है उतना हाइड्रोजन है, उसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसके आइसोइलेक्ट्रिक होता है। BH यूनिट में नॉर्मल वैलेंस बॉन्डिंग होती है, बट ब्रिज्ड BHB यूनिट में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। ये बॉन्डिंग टेक्निक है जो मैंने कहा था कि आपको बाद में भी बॉन्डिंग टेक्निक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा BHB यूनिट में क्या होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाएगा, और नॉर्मल जो बॉन्डिंग होगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन भी है, हालांकि हम यहाँ हाइड्रोजन को दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन कहीं ना कहीं जुड़ा है, आगे वाले स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेटल एंड बोरॉन में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, किसमें मेटल बोरॉन में, ठीक है। और ये बैलेंस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया जाता है किसको मेटल को। यहाँ पे मैंने नॉर्मल बोरेन बनाया है जिसमें 5 जो है बोरान एटम है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की संख्या कितना है 9 है। तो यहाँ पे जो BHB यूनिट है, ठीक है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। और बाकी जो बॉन्ड जो सिंगल दिख रहे हैं आपको किनारे किनारे, है ना, ये तो क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जहाँ पे ब्रिजिंग हुई ये वाला, ठीक है, वो क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। इसको आप इस तरह से बनाना बॉन्ड टाइप का दिखा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को अगर हम एक बोरान एटम का स्केलेटन को हम क्या कर दें कोबाल्ट से चेंज करा दें, रिप्लेस करा दें, तो इस तरह से 4 बोरान एटम से जुड़ा होता है। मैंने न्यू के बारे में बताया है। न्यू क्या बताता है आपका ब्रिज को बताता है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। न्यू 4 बॉन्डिंग हो रही है किसके साथ में कोबाल्ट में, यहाँ पे एक CP साइक्लोपेंटाडाइनिल ये आपको जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका न्यू कितना होता है 5 होता है, मतलब 5 जगह से क्या जुड़ा होता है ये, ठीक है। तो ये क्या है CpCO V4H8, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लिथियम BH4 कैसा होगा आयनिक होगा। लिथियम हाइड्राइड से हम ये बना रहे थे, तो हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ चला गया इधर आ गया, है ना। हाइड्राइड जो है -H- आयन इसके साथ जुड़ जाता है, तब बोरान में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। लिथियम के साथ में ये आयनिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर जो है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं Al-B3H12 का स्ट्रक्चर। बीच में एल्यूमिनियम होता है, और देखो यहाँ पे ब्रिजिंग क्या है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन भी मौजूद है, डायरेक्ट बॉन्डिंग भी यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है। डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी एक, और एक क्या होगा ब्रिज होगा, एक डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी एक ब्रिज होगा। सभी जगह हाइड्रोजन लिख दिया गया है। अच्छा ये ब्रिज में ही है ना, ये ब्रिज में ही है। और जितना भी ब्रिज है वो क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। अब ये मेटलोबोरेन की श्रेणी में आता है, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है ना, डायरेक्ट बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मेटलोबोरेन की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये बोरेन के साथ ही मेटल्स का बॉन्डिंग यहाँ हुआ है, ठीक है, भले ही वो ब्रिजिंग के रूप में क्यों ना हो। तो ये एक अपवाद कह सकते हो, तो वो है इसका स्ट्रक्चर। अब एप्लीकेशन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी रखता है। मतलब ये क्या कर सकता है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी करवा सकता है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है कैटालिसिस में यूज होता है। अब कैटालिसिस को हम कहाँ यूज करेंगे सिंथेटिक प्रोसेस में,
जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एज ए कैटालिस्ट ये यूज हो सकता है। अब आगे आते हैं हाइड्रोजन कैरियर की तरफ। अब हम जान रहे हैं कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल है ना, जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि आप कोयला पेट्रोलियम की बात कर सकते हो, तो वो ख़त्म होने की कगार में है, ठीक है। ख़त्म होने की कगार में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नए नए एनर्जी सोर्स को खोजना पड़ेगा, उसके बाद में उसके साथ में उस एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन H2 बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन कैरियर के रूप में, और इससे कोई पोल्यूटेंट भी बाहर नहीं निकलता, है ना। तो ये ग्रीन एनर्जी कहलाता है। जैसे कि सोलर एनर्जी में कोई पोल्यूटेंट नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी में भी कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये तो था फ्रेंड्स आपके मेटलोबोरेन का स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग और जियोमेट्री, है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये आपका हो गया कंप्लीट मेटलोबोरेन का हैंड रिटन नोट्स। तो चैनल में अगर आप पूरा बने हैं तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरह से रोज़ एक एक टॉपिक जो है आते जाएगा, तो वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए पसंद आया होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, जिससे जो है आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ऑल प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू।